जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या है आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर साथियों अंदर जुनून है तो सफलता भी घुटने टेक देती है। जय हिंद साथियों। अगर पेट परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो ये अंतिम प्रहार वाली सीरीज के एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं साथियों, और परीक्षा के बाद आके इस सीरीज को मिला लेना अपने पेपर से और तब कमेंट करना साथियों। आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इस सीरीज से घायल होने वाले हैं, बस जुनून से पूरी वीडियो देखना। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य ज्ञान के आपके पेट परीक्षा में जितने भी टॉपिक हैं उनके साथियों छठे छठाए प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। चलिए साथियों बिना समय खराब किए हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो साथियों जो बिंदुसार था वह किसका पुत्र था? तो आप सभी ऑप्शन देखते रहिए और फटाफट टिक लगाते रहिए अपने मन में। तो आपका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और ये साथियों भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था। यह साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था तथा बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था, अशोक महान। ठीक है, तो साथियों इसने जो है 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अगला हमारा प्रश्न है त्रिपिटक की एक पवित्र पुस्तक है। जो साथियों त्रिपिटक है आपका वो किस धर्म की पुस्तक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म की पुस्तक है। जब साथियों गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई उनके पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांट दिया गया और उसे ही त्रिपिटक कहते हैं। ये साथियों आपका पहला है विनय पिटक, और दूसरा है आपका सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों पाल साम्राज्य का जो आपका प्रथम शासक था वह आपका कौन था? गोपाल। गोपाल जो था साथियों वह पाल धर्म का प्रथम शासक था। ठीक है, और उसने जो है नालंदा में एक विहार का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाम वंश। जो साथियों मुस्लिमों का पहला राजवंश था जिसने भारत पर शासन किया वो साथियों गुलाम राजवंश था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रि परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रि परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, और इस अष्टप्रधान में साथियों 8 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी जो शासन कार्य को चलाने में सहायता करते थे। अगला हमारा प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? साथियों तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो साथियों आपके आत्माराम पांडुरंग थे। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में, ठीक है, आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 1925 में। 1925 में साथियों ये काकोरी षड्यंत्र मामला क्या है चलिए जान लेते हैं। 9 अगस्त 1925 को साथियों, ठीक है, उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन था जिसका नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, उस पर साथियों हमारे देश के जवानों ने क्या कर दिया? हमला बोल दिया, और वहां से कुछ जो है हथियार लूटे थे, और इसके बाद अंग्रेजों द्वारा 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें आपके साथियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद जो है वहां से फरार हो गए थे। अगला हमारा प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो साथियों सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, 1939 में कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला हमारा प्रश्न है वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के बाद साथियों अंग्रेज डर गए और ब्रिटेन में यह चर्चा होने लगी कि अब जो है भारत में शासन करना मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन चला रही थी उससे अधिकार छीन कर जो है उसने ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया अधिकार को। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है
स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी भूमिका थी? तो साथियों, स्वराज पार्टी को दो लोगों ने मिलकर किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, तो चित्तरंजन दास साथियों स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और साथियों, अगर पूछा जाए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। साथियों, क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया, तब जो है आपका जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांत घाटी में। ठीक है, आपका जो साइलेंट वैली है, शांत घाटी, कहाँ पर? केरल में है, वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? साथियों, अलकनंदा और जब भागीरथी आपस में दो नदियां मिलती हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मिलती हैं और उसके आगे इस नदी का नाम क्या? गंगा हो जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग कहाँ पर है साथियों? उत्तराखंड है, यूके में। ठीक है, उत्तराखंड यूके में है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र साथियों सबसे चमकीला ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर साथियों आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और साथियों ये जो है सूर्य के जो किरणें हैं उसको अवशोषित कर लेता है, और जब साथियों रात्रि का समय होता है तो उन विकिरणों को, गर्मी को साथियों ये छोड़ता है, तो यहाँ से एक चमक उत्पन्न होती दिखाई देती है। और इसको साथियों शाम का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, शुक्र को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो साथियों सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है आपका लेक सुपीरियर। ठीक है, लेक सुपीरियर जो है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। जबकि बात करें साथियों खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, और यह सबसे बड़ी झील है विश्व की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अनाईमुडी है। कौन? अनाईमुडी साथियों, और इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 2695 मीटर। ठीक है, और दोदा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दोदा बेट्टा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये शब्द आप याद कर लीजिए, किसने प्रस्तावित किया था? ये साथियों हमारे देश के महान अर्थशास्त्री थे राजकृष्णा, इन्होंने ही इस शब्द को जो है प्रस्तावित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो साथियों भारत के जो कृषि क्षेत्र है उसमें साथियों प्रच्छन्न बेरोजगारी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो किसानों के गरीब होने का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, छपने वाला प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति का जनक साथियों एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों श्वेत क्रांति का संबंध है व्हाइट रेवोल्यूशन। किससे संबंध है इसका? दूध से, दूध उत्पादन से साथियों, दुग्ध उत्पादन से, मिल्क से साथियों श्वेत क्रांति का संबंध है। अगला हमारा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? तो साथियों वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो आपका साथियों हो जाएगा 6.4%। जीडीपी का साथियों 6.4% राजकोषीय घाटे का अनुमान है। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। तो साथियों 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी सूची जोड़ी गई थी? 11वीं सूची जोड़ी गई थी, और इसी में साथियों पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य का वर्णन है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा साथियों भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 9 का को जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, क्या प्रश्न है? यदि जो सरकार है राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है साथियों? ठीक है, तो क्या होता है? उपयुक्त में से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि साथियों जो सरकार है साथियों, केंद्र सरकार है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो अगर राज्यसभा में पराजित भी हो जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो उसकी आयु साथियों 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार है तो उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वह पढ़ा लिखा हो। तो साथियों आपके संविधान में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए जो राष्ट्रपति पद के लिए हो। तो आपका जो ऑप्शन है वही बी आपका गलत है, इसलिए आपका पूछा भी क्या है, नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, तो ये भी आपका सही है। और भारत का नागरिक हो, ऐसा होना जरूरी है। तो आपका ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों होना जरूरी है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, और जो पढ़ा लिखा है ये होना जरूरी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुलेमित नहीं है। यानी कि साथियों कौन एक सही नहीं मिला है। एक तरफ आपका दिया है संविधान का भाग, दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय। तो साथियों आपका भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन है, बिल्कुल सही है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन है पहला। और आपका बी ऑप्शन है भाग 3। भाग 3 में साथियों आपके मूल अधिकार के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला है भाग 4, और भाग 4 में साथियों राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, डीपीएसपी। तो बिल्कुल सही जवाब है 36 से 51 तक अनुच्छेद। अगला भाग है आपका भाग 5, मूल कर्तव्य। तो साथियों यही आपका गलत है। जो साथियों मूल कर्तव्य है ये साथियों संविधान के भाग 4 का में इसका वर्णन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, और यह कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु है। तो लोकसभा की बात करें साथियों तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। अगर साथियों लोकसभा में वह निर्वाचित होना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा में साथियों 30 वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा निम्न सदन है साथियों, निम्न सदन मतलब छोटा सदन एक रूप से है, तो आपका 25 वर्ष, और राज्यसभा उच्च सदन है तो 30 वर्ष। इस तरह से इसको आप याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। अगला हमारा प्रश्न है विज्ञान का प्रश्न, न्यूटन का पहला नियम ... के रूप में जाना जाता है। तो न्यूटन के पहले नियम को साथियों जड़त्व का भी नियम कहते हैं। इसके अंतर्गत साथियों अगर कोई वस्तु जो है गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है, यदि विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति साथियों प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसका मात्रक साथियों, आवृत्ति का मात्रक एच से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या कहते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, या कंपन प्रति सेकंड, इसको भी आप जानते रहिए। अगला हमारा प्रश्न है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिथियम। जो साथियों अष्टक नियम से जब हम उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अगर साथियों लास्ट कक्षा में उन जिन तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान आते हैं तो उनके साथियों गुणधर्म भी समान होंगे। तो आपका जो सोडियम है और लिथियम है इसके गुणधर्म समान होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो साथियों दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन आपका कैसीन है। क्या कैसीन है, या साथियों दूध में उपस्थित होता है, और साथियों इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है। ठीक है, और जो साथियों गाय का दूध होता है वो हल्का पीला होता है, उसमें साथियों कैरोटीन पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण, बेरी रोग किसकी कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है। तो साथियों आपका जो विटामिन B1 है इसकी कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन C से स्कर्वी रोग। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें 10 प्रश्न आपके हम देखेंगे करंट अफेयर्स के, क्योंकि आपके पेट परीक्षा में 10 नंबर के करंट आएंगे। तो इस सीरीज में 10-10 क्वेश्चन आपको शामिल किए गए हैं करंट अफेयर्स के भी, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं, जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं साथियों, सर्बिया के हैं, और इन्होंने जो है 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन का। ठीक है, तो इसको भी आप जानते रहिए। ठीक है, और साथियों महिला एकल खिताब किसने जीता, कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु PIVOT नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। IIT मद्रास द्वारा साथियों ये जो है काम किया गया है। कौन सा काम? ये आपका कैंसर का पता लगाने हेतु, ठीक है, PIVOT नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण विकसित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो साथियों जम्मू कश्मीर में एक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, रतले जल विद्युत परियोजना, और यह साथियों चिनाब नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीता गोपीनाथ को। गीता गोपीनाथ को साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार के रूप में शामिल किया गया है। चलिए साथियों अगला हमारा प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो साथियों ये आपका शुरू किया गया है जोरहाट, और जोरहाट कहाँ पर है साथियों? असम राज्य में है। और असम राज्य में साथियों 2022 में भारत के पहले साथियों 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की गई है। ये साथियों प्रतिदिन जो है भविष्य में कितना 10 किलोग्राम साथियों आपका जो उत्पादन करेगा हरित हाइड्रोजन का, और भविष्य में 10 से बढ़कर 30 किलोग्राम उम्मीद है इसकी उत्पादन करने की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत को साथियों आपका पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 150वें स्थान पर, यानी कि 150वें स्थान पर जो है भारत है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। यानी कि जो हमारे यहाँ की मीडिया है साथियों वो कितना स्वतंत्र है? 150वें नंबर के देशों पर, अर्थात बहुत ही खराब स्थिति है साथियों, ठीक है। और साथियों सिर्फ 3 देशों में कौन है? पहले स्थान पर आपका नॉर्वे है, यानी कि यहाँ एकदम मीडिया स्वतंत्र है सरकार के खिलाफ बोलने, कार्य करने, सब कुछ करने पर। इसके अलावा दूसरे नंबर पर डेनमार्क है और तीसरे नंबर पर स्वीडन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसके पहले साथियों जो हमारा 21वें स्थान था वो 142वां स्थान था, लेकिन अब आगे खिसक कर 150वां स्थान हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। इसमें साथियों न्यूजीलैंड नहीं शामिल हुआ था क्वाड सम्मेलन में, क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में। बाकी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, भारत, ये सभी शामिल हुए थे। अगला हमारा प्रश्न है, मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका ने। जो साथियों आपका मई 2022 में आसानी चक्रवात आया था, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। इसका नाम साथियों आसानी किसने रखा था? श्रीलंका देश ने रखा था। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस में। कौन सा ज्वालामुखी? ताल ज्वालामुखी। ताल ज्वालामुखी कहाँ पर है? फिलीपींस में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, आगे आपके जीके के प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो साथियों शास्त्रीय नृत्य कौन सा भारत का नहीं है आपका? चलिए देखते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भांगड़ा। भांगड़ा जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बाकी कथकली, ओडिसी और मोहिनी अट्टम, ठीक है, ये सभी भारत के जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। ये साथियों जो भांगड़ा है ये पंजाब का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य है। कहाँ का? पंजाब का।
अगला हमारा प्रश्न है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की बात करें तो साथियों सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल साथियों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर साथियों आपका मध्य प्रदेश है तथा तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। और साथियों जो है जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से साथियों सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसको आप जानते रहिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र साथियों कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर दीजिए। तो आपका जो साथियों अमजद अली खान है, इनका संबंध किससे है साथियों। अमजद अली खान का संबंध साथियों सरोद से है। तो आपका जो ये साथियों कहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन दूसरे पर चले जाएंगे। अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं। अली हुसैन साथियों किससे संबंधित हैं, शहनाई से। और साथियों हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है किससे है, बांसुरी से है। और अल्लाह रखा जो है ये तबला से इनका संबंध है। तो आपका जो अमजद अली खान किससे संबंध है इनका, सरोद से। और आपका अली हुसैन साथियों किससे हैं, शहनाई से हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। और अल्लाह रखा जो है किससे हैं, अल्लाह रखा आपका तबला से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना आंसर टिक कर लेंगे, जानते रहिए केवल। ठीक है। अगला है इंडोनेशिया की मुद्रा कौन है। तो इंडोनेशिया की मुद्रा साथियों क्या है, रुपया। रुपया जो है इंडोनेशिया की मुद्रा है तथा रुपया जो है ये भारत की मुद्रा है। अगला हमारा प्रश्न है, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीतांजलि श्री ने। गीतांजलि श्री ने साथियों इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जीता। यह साथियों किसके लिए मिला, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था रेत समाधि। रेत समाधि इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, अंग्रेजी में टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से, ठीक है, अनुवादित। ठीक है। इसको साथियों इसीलिए जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। हमारा प्रश्न है साथियों, मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 का किताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा रियल मैड्रिड। ठीक है। 28 मई 2022 को पेरिस फ्रांस में हुए फाइनल मुकाबले में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को पराजित करके 14वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, जून 2022 में अबू धाबी UAE में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा शेरशाह फिल्म को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और अबू धाबी UAE में इसका जो है वितरण किया गया था, IIFA वितरण समारोह। ठीक है। चलिए देख, इसमें साथियों सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं कौन थे साथियों, विक्की कौशल। विक्की कौशल को साथियों IIFA वितरण पुरस्कार में अभिनेता विक्की कौशल को फिल्म सरदार उधम के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। और साथियों कृति सैनन फिल्म जो है मिमी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न साथियों आपके सेशन का, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष साथियों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 7 जून को। कब, 7 जून को है जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद है साथियों आपको बहुत ही बेहतरीन शानदार जानकारी मिली होगी। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी इसी सीरीज के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।